हेलो एंड वेलकम टू वाईएसएस यूट्यूब चैनल। हम एक लेक्चर फेडरलिज्म का हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए हम सेकेंड लेक्चर लेंगे। सेकेंड सेशन के अंदर हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो मैं आपको बता दूं। ये ऊपर के जो दो टॉपिक्स हैं वो हम पहले पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे ये जो बाकी बचे हुए टॉपिक्स हैं उनमें से एक दो टॉपिक्स पढ़ेंगे, जैसे कि टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ। तो बिना किसी देरी के हम चालू करते हैं। टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म मतलब सिंपल सी बात है, फेडरलिज्म दो प्रकार के होते हैं। यहाँ पे बने हुए हैं टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म। अब कौन कौन से प्रकार के होते हैं, किस किस तरीके से इन दोनों के बीच में डिफरेंस किया जा सकता है वो हम आगे पढ़ेंगे। पहला जो प्रकार है वो है कमिंग टुगेदर फेडरेशन। कमिंग टुगेदर मतलब साथ में आकर फेडरलिज्म जो है फेडरेशन है उसको साकार करना। किस तरीके से ये पढ़ लेते हैं। इंडिपेंडेंट स्टेट्स कमिंग टुगेदर ऑन देयर ओन टू फॉर्म ए बिगर यूनिट। मतलब इंडिपेंडेंट स्टेट्स जो स्टेट्स हैं जो स्वतंत्र हैं, जैसे कि एक मान लीजिए कि ये एक एरिया है कोई भी जिसके अंदर ये कुछ स्टेट्स है, जैसे कि ये ए स्टेट हो गया, ये बी स्टेट हो गया, ये सी स्टेट हो गया और ये डी स्टेट हो गया। ये इंडिपेंडेंट स्टेट्स है, मतलब इनके ऊपर कोई पावर नहीं है, कोई सुप्रीम कोई लीडर नहीं है इनके ऊपर। ये अपने आप में इंडिपेंडेंट है। कमिंग टुगेदर ऑन देयर ओन टू फॉर्म ए बिगर यूनिट। ये अपने आप आते हैं और सब इकट्ठे होते हैं और इससे एक बिगर यूनिट बनती है। सो दैट बाय पुलिंग सॉवरेनिटी एंड रिटेनिंग आइडेंटिटी। बाय पुलिंग सॉवरेनिटी मतलब पुलिंग सॉवरेनिटी का मतलब हो गया, आप समझ लीजिए सिंपल शब्दों में, पावर को बढ़ाना। पुलिंग का मतलब खींचना समझ लीजिए आप। बाय पुलिंग सॉवरेनिटी एंड रिटेनिंग आइडेंटिटी। ये इकट्ठे क्यों हो रहे? अगर ये एक सिंपल यूनिट रहे तो इनको अपनी आइडेंटिटी साबित करने में बहुत दिक्कत होगी। ये इनकी पहचान नहीं बना पाएंगे विश्व पटल पर या वर्ल्ड लेवल पर, ये इनकी पहचान नहीं बना पाएंगे। ये सब क्या होते हैं, इकट्ठे होते हैं और एक फेडरेशन का निर्माण करते हैं। जिस फेडरेशन की टाइप है उसको कहते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन। मैं एक बार फिर से पढ़ता हूँ जिससे आपका जो कोई डाउट वगैरह हो तो क्लियर हो जाएगा। इंडिपेंडेंट स्टेट्स जैसे कि ए बी सी डी कमिंग टुगेदर ऑन देयर ओन टू फॉर्म ए बिगर यूनिट। एक बिगर यूनिट बनाने के लिए ए बी सी डी इकट्ठे हो रहे हैं। ए बी सी डी एक स्टेट्स हैं। सो दैट बाय पुलिंग सॉवरेनिटी मतलब पावर को बढ़ाना, एंड रिटेनिंग आइडेंटिटी को बनाना, वापस बनाना, दे कैन इंक्रीज देयर सिक्योरिटी। ऐसा करने से अगर ये अकेला ए स्टेट होता, छोटा होता, धीरे धीरे इस पर कोई वर्ड है कोई कंट्री वगैरह इस पर हमला करते इसको अपने दिन ले लेते, अपने अंडर ले लेते, जिससे इसकी आइडेंटिटी डिमोलिश हो जाती या ख़त्म हो जाती। तो इन सब ने जो ये स्टेट्स हैं इन सब ने मिलकर अपनी आइडेंटिटी भी बनाई, अपनी पावर्स को भी बढ़ाया, साथ में इनकी सिक्योरिटी भी बढ़ी है, इसलिए साथ में आए। इसके एग्जाम्पल देखें तो कौन कौन से होंगे। दिस इंक्लूड कंट्री लाइक यूएसए। आपने कभी गौर किया होगा तो यूएसए की फुल फॉर्म होगी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका के यूनाइटेड स्टेट मतलब स्टेट जो इकट्ठा हुए अमेरिका के। स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड और यूएसए ये कमिंग टुगेदर फेडरेशन के एग्जाम्पल है। स्टेट यूजुअली हैव इक्वल पावर। इसके अंदर होती किस तरीके से पावर है वो देख लेते हैं। स्टेट यूजुअली हैव इक्वल पावर। जो ये स्टेट्स हैं ए बी सी डी, इनके पास इक्वल पावर्स होती हैं। इक्वल पावर में जितनी पावर ए के पास है उतनी ही बी के पास है, उतनी ही सी के पास है और उतनी ही डी के पास है। इनका जो एक सेंटर होल है, जैसे कि यूएसए के अंदर अमेरिका जैसे कि इनका एक सेंटर है, एंड स्ट्रॉन्ग विज द सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो ये अमेरिका हो गया, यूएसए के अंदर ये जो अमेरिका हो गया, ये इसकी बदौलत यानी इसके मुकाबले ये जो ए बी सी डी की जो पावर्स हैं वो ज़्यादा हैं। तो कमिंग टुगेदर फेडरेशन के अंदर अगर आपको कोई पूछ ले किस तरीके से पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया, तो आप कह सकते हैं कि जो इनके स्टेट्स हैं उनकी पावर इक्वल है, लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इनकी उसकी कम है के मुकाबले स्टेट्स के। मतलब स्टेट्स की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के मुकाबले ज़्यादा है। दूसरे टाइप से देखें, दूसरा टाइप है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन मैं आपको बता दूं, इसको मैं डायग्राम को थोड़ा इधर बना देता हूं। इसका मतलब समझे आप। व्हेन ए लार्ज कंट्री, जब एक बड़ी कंट्री डिसाइड्स टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स एंड द नेशनल गवर्नमेंट। मतलब जब एक बड़ी कंट्री, ये एक बड़ी कंट्री है, डिसाइड्स टू डिवाइड इट्स पावर, मतलब ये डिसाइड करते कि इसकी पावर्स को हम डिवाइड करें बिटवीन किसके बीच में, द नेशनल गवर्नमेंट। मतलब जो नेशनल गवर्नमेंट है, जो टॉप की जो गवर्नमेंट है जो पूरे नेशन को कवर करती है, नेशन को गवर्न करती है, उसके नेशनल गवर्नमेंट कह सकते हैं।
विद कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स, जो इन्होंने स्टेट्स बनाए हैं। अब आपने सोचा कि इंडिया के अंदर स्टेट्स की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये क्वेश्चन है, तो उसका आंसर यही है कि अपने यहाँ पर होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है। इंडिया के अंदर 28 स्टेट्स है, तो स्टेट बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि हमारे यहाँ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है। और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन के अंदर व्हेन अ लार्ज कंट्री डिसाइड्स टू डिवाइड इट्स पावर, जब एक कंट्री, जो लार्ज कंट्री है, वो अपनी पावर को डिसाइड करने का सोचती है स्टेट्स और नेशनल गवर्नमेंट के बीच में, ये नेशनल गवर्नमेंट और स्टेट के बीच में जब पावर डिवाइड हो रही है, तो ये जो होगी फेडरेशन का टाइप होगा वो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन होगा। इसके एग्जाम्पल देख लीजिए आप, इंडिया, स्पेन एंड बेल्जियम। बेल्जियम के अंदर भी हमने देखा था 1993 के अंदर कि किस तरीके से वो पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर रीजनल पार्टीज या रीजनल गवर्नमेंट तक। द सेंट्रल गवर्नमेंट टेंड्स टू बी मोर पावरफुल विज़ द स्टेट्स। मतलब यहाँ पर ये कह रहा है जिस तरीके से कमिंग टुगेदर फेडरेशन के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर जहाँ कम थी, स्टेट के पास जहाँ ज़्यादा थी, उसके मुकाबले यहाँ पर स्टेट्स के पास पावर कम है, सेंट्रल के पास ज़्यादा है। यानी जो नेशनल जो गवर्नमेंट है उसके पास पावर्स ज़्यादा हैं, और जो कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स हैं, प्रोविंस है, उसके पास पावर्स कम हैं। मतलब यहाँ पर आप कह सकते हैं जो सुप्रीम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट है यहाँ पर। अब ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं आपको ये वाला पॉइंट समझाता हूँ। इसके बाद हम इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे कि कहना क्या चाह रहा है। ध्यान से पढ़िए इसे। वेरी ऑफन डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द फेडरेशन हैव अनइक्वल पावर। ये इसकी बात कर रहा है, जो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है उसकी बात कर रहा है कि इस तरीके से कोई भी अगर फेडरेशन है तो इसके अंदर जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जैसे स्टेट्स के अंदर, तो अनइक्वल होता है। किसी स्टेट्स को ज़्यादा पावर है, किसी स्टेट्स को कम पावर है, वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये पढ़ लीजिए। वेरी ऑफन डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ दिस फेडरेशन, इस फेडरेशन की जो डिफरेंट यूनिट्स हैं हैव अनइक्वल पावर्स, सम यूनिट्स आर ग्रांटेड स्पेशल पावर्स। ऐसा ही नहीं है कि सभी के पास कम है, कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट या कुछ ऐसी जगह हैं, जो रीजन्स हैं, उनको स्पेशल पावर्स भी अलॉट की गई हैं। वो हम आगे के चैप्टर में आगे के टॉपिक्स में हम पढ़ेंगे। इससे पहले क्वेश्चन है आपके लिए, इज़ इंडिया ए फेडरल कंट्री? वैसे तो मैंने एग्जाम्पल के अंदर पहले लिख दिया कि इंडिया एक फेडरेशन है, लेकिन किस तरीके से इंडिया एक फेडरल कंट्री है या नहीं है वो हम आगे पढ़ेंगे। ये रहा हमारा अगला टॉपिक, इज इंडिया ए फेडरल कंट्री और नॉट? क्या इंडिया एक फेडरल या संघवादी कंट्री है या नहीं है? द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्ड इंडिया एज यूनियन ऑफ स्टेट। जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, वो इंडिया को कहता है राज्यों का संघ। मतलब जो राज्य हैं वो इकट्ठा होकर यहाँ पर एक संघ का निर्माण किया, राज्यों का संघ। मतलब सिंपल सी बात है, कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है कि ये राज्यों का एक संघ है, यानी यूनियन ऑफ स्टेट्स है। लेकिन हालांकि डिड नॉट यूज द वर्ड फेडरेशन, ये जो फेडरेशन वर्ड है वो इन्होंने यूज़ नहीं किया है। अब आप देख लीजिए किस तरीके से जो एक कंट्री है जो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन पर बेस्ड है, इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत माना जाता है। नॉट इवन इन इंडिया, बहुत सी कंट्रीज अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करती हैं। हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करें तो वहाँ पर फेडरलिज्म का कोई शब्द या फेडरेशन का कोई वर्ड उल्लेखित नहीं है, तो हम फेडरल कंट्री कैसे हुए? हमारे पास, हम कैसे कह सकते हैं कि हम फेडरल है? तो ये जो लिखा है यूनियन ऑफ स्टेट्स, इसका मतलब वही होता है कि हम एक फेडरेशन हैं या फेडरलिज्म हम फॉलो करते हैं। भले ये फेडरेशन वर्ड यहाँ पर यूज़ नहीं हुआ है, लेकिन ये जो यूनियन ऑफ स्टेट्स लिखा हुआ है ये उसी प्रिंसिपल पर बेस्ड है, कि प्रिंसिपल ऑफ फेडरेशन पर बेस्ड है, कि हमारे यहाँ पर भी पावर उसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, हम भी इक्वल राइट्स देते हैं। साथ ही जो स्टेट्स हैं उन सबके अलग अलग राइट्स हैं, और पीपल डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये इसके फीचर्स हैं। आगे पढ़ लेते हैं हम। ये जो है प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म पर बेस्ड है। द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली प्रोवाइड ए 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर। अभी मैंने आपको बताया था कि पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि जो ये फेडरलिज्म है उसके अंदर पावर को वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, या यूँ कहे कि पावर किसी एक के पास ना रहते हुए अलग अलग फॉर्म में पावर्स हैं। तो ये जो लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली प्रोवाइडेड अ 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर। लेजिस्लेटिव पावर मतलब मैंने आपको बताया है कानून बनाने की शक्ति। कानूनी शक्ति, ये यूँ कहना चाह रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन ने क्लियरली बता दिया है कि हमारे यहाँ पर जो ये 3-fold सिस्टम है या लेजिस्लेटिव जो पावर्स है, यानी कौन कौन से टॉपिक्स है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स पर कौन कौन से टाइप्स ऑफ, कौन सी टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट
रूल बना सकती है। तो इससे पता चलता है कि हम एक फेडरेशन है या नहीं है। फेडरेशन के अंदर पावर शेयर होती हैं। यहाँ पर ये यही लिखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन भी हमें ये राइट देता है या राइट है हमारे पास डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट के पास कि वो अलग अलग टॉपिक पर कानून बना सके। तो इस हिसाब से अपन फेडरेशन तो हैं। ये आगे पढ़ लीजिए, लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, मतलब स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट, इन दोनों के बीच में लेजिस्लेटिव पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है कि यूनियन गवर्नमेंट किन किन टॉपिक्स पर रूल बना सकती है, लॉ बना सकती है, स्टेट गवर्नमेंट किन किन पर लॉ बना सकती है। ये जो 3-fold टीयर्स है, 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन है, वो किस तरीके से वर्क करता है हम आगे की स्लाइड में डिस्कस करने वाले हैं। ये जो 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन और लेजिस्लेटिव पावर है कानून बनाने की शक्ति के लिए, 3 तरीके की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हम पढ़ेंगे। एक तो होती है यूनियन लिस्ट। ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारे पास लिस्ट हैं, यानी ये यूनियन लिस्ट के अंदर यूँ लिखा हुआ है कि यूनियन यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो किन किन टॉपिक्स पर लॉ बना सकती है। साथ ही स्टेट जो है वो किन किन पर लॉ बना सकती हैं। स्टेट के अलावा कुछ ऐसे टॉपिक्स भी हैं जो कॉमन इंटरेस्ट के होते हैं, कॉन्करेंट लिस्ट कहते हैं उसको। तो कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर कौन कौन सा टॉपिक है जिसके अंदर स्टेट का भी उतना ही होना ज़रूरी है जितना कि सेंट्रल का। ये टॉपिक चालू करूँ उससे पहले आप ये इसके एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थ्री-फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर, विधायकी शक्ति के 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब 3-स्तरीय विभाजन कह सकते हैं हिंदी में। यूनियन लिस्ट देख लेते हैं हम। यूनियन लिस्ट के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स है जिस पर सेंट्रल जो है वो लॉ बना सकती है। यूनियन लिस्ट इंक्लूड्स सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। यूनियन लिस्ट के अंदर जो नेशनल इंपॉर्टेंस के जो सब्जेक्ट्स हैं उनको शामिल किया गया है, जैसे कि डिफेंस ऑफ द कंट्री, कंट्री का जो डिफेंस है, मतलब जो आर्मी से रिलेटेड जो लॉ बनेंगे, आर्मी से रिलेटेड जो नेवी है वगैरह, उन सब के जो लॉ बनेंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन जो गवर्नमेंट है वो लॉ बना सकती है उन पर। साथ ही जो फॉरेन अफेयर्स है, मतलब जो बाहरी देशों के साथ जो संबंध हैं उनके ऊपर अगर कोई नई पॉलिसी वगैरह कोई बनानी है तो वो यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। उसके साथ ही बैंकिंग, कम्युनिकेशन एंड करेंसी, ये जो 3 लिखे हुए बैंकिंग, कम्युनिकेशन एंड करेंसी, इनके ऊपर भी अगर किसी प्रकार का लॉ वो बनाना है, कोई आदेश जारी करना है, सर्कुलर जारी करना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। एग्जाम्पल के मैं आपको बता दूंगा, आपने डीमोनेटाइजेशन के बारे में पढ़ा होगा या सुना होगा। उसके अंदर करेंसी से रिलेटेड, मतलब नोटबंदी हिंदी में, वो जब हुआ था तो वो जो फैसला था वो यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट का था। ये है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये राइट्स हैं सारे। इन टॉपिक्स पर अगर कोई भी ये लिखा हुआ है द यूनियन गवर्नमेंट अलोन कैन मेक लॉ रिलेटिंग टू सब्जेक्ट्स मेंशन इन द यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट के अंदर कोई भी जो सब्जेक्ट्स मेंशन है उसके ऊपर अगर कोई लॉ बनाना है तो वो यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। ये यूनियन लिस्ट के अंदर ये सारे टॉपिक्स क्यों बनाए गए? ये जो टॉपिक्स हैं उनके अंदर एक यूनिफॉर्मिलिटी होनी ज़रूरी है, मतलब एक डिसिप्लिन होना ज़रूरी है। बार बार इन चीज़ों को चेंज नहीं किया जा सकता, जैसे कि करेंसी हो गई, आर्मी हो गया, इनके अंदर अपन चेंज नहीं कर सकते, इसलिए ये सेंटर के पास है। स्टेट को अगर ये राइट दे दे तो वो इनके हिसाब से चलाने लग जाएंगे, जिससे स्टेट के अंदर दिक्कतें पैदा हो जाएंगी, इसलिए टॉपिक्स यूनियन के पास है। सेम तरीके यहाँ पर स्टेट के अंदर देखेंगे कि स्टेट के अंदर किस तरीके से कौन कौन से सब्जेक्ट्स या कौन कौन से टॉपिक्स दिए गए हैं जिस पर वो लॉ बना सकते हैं, या जिसके स्टेट के पास लेजिस्लेटिव पावर है उनको लॉ बनाने की। टॉपिक्स कुछ इस प्रकार हैं। स्टेट लिस्ट कंटेंट्स सब्जेक्ट्स ऑफ स्टेट्स एंड लोकल इंपॉर्टेंस। लोकल इंपॉर्टेंट और स्टेट के लिए जो इंपॉर्टेंट है उसके जो टॉपिक्स हैं वो स्टेट लिस्ट के अंदर दिए होंगे। जैसे कि पुलिस, आपने पुलिस के यहाँ पर साइड में एक बैच लगा हुआ रहता है, जैसे कि मध्य प्रदेश पुलिस है तो म लिखा हुआ था, मध्य प्रदेश पुलिस, म मतलब मध्य प्रदेश की पुलिस है। राजस्थान के अंदर राजस्थान पुलिस ऐसे लिखा हुआ था, मतलब ये बता रहा है कि जो ये स्टेट पुलिस है वो स्टेट के अंदर आती है। मतलब अगर पुलिस से रिलेटेड कोई भी प्रकार का लॉ वो बनाना है, कुछ नई चीज़ें लागू करनी है तो उसके ऊपर जो लॉ बनेगा वो वही बनाएंगे, यानी स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। उसके साथ ट्रेड, कॉमर्स, ये दोनों एक ही शब्द है, ट्रेड या कॉमर्स। कॉमर्स का मतलब कोई कॉमर्स मतलब वाणिज्य यानी ट्रेड, जहाँ चीज़ों का लेन देन होता है। ट्रेड का मतलब भी वही होता है बिजनेस। उसके ऊपर अगर कोई नया लॉ बनाना है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि फाइनेंशियल ऑटोनॉमी होती है फेडरेशन के अंदर, तो फेडरेशन के अंदर जो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी होती है वो स्टेट के पास राइट होते हैं कि वो इनके ऊपर लॉ बना सकते हैं। एग्रीकल्चर एंड इरीगेशन, एग्रीकल्चर, इनके ऊपर भी लॉ बनाने के राइट हैं इनके पास। द स्टेट गवर्नमेंट अलोन कैन मेक लॉ रिलेटिंग द सब्जेक्ट्स मेंशनड इन स्टेट लिस्ट। वही बात जो मैंने अभी कही आपसे कि स्टेट लिस्ट के अंदर जो जो चीज़ें मेंशन हैं उसके ऊपर लॉ बनाने का राइट स्टेट के पास है। इसके बाद हम जो थर्ड लिस्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है, कॉन्करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची, हिंदी में इसे समवर्ती सूची कहते हैं। मैं यहाँ पे लिख दूँ,
समवर्ती सूची, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में इसको आराम से डिस्कस कर लेता हूँ। कॉन्करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची, इस लिस्ट के अंदर वो सारे टॉपिक्स है जिस पर स्टेट अपने हिसाब से और सेंटर अपने हिसाब से अपने ज्यूरिसडिक्शन के अंदर लॉ बना सकते हैं। अब कौन कौन से टॉपिक्स है जिसके अंदर ये दोनों मिलकर लॉ बना सकते हैं वो हम देख लेते हैं। कॉन्करेंट लिस्ट इंक्लूड्स सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, जो कॉमन इंटरेस्ट के सब्जेक्ट्स है दोनों, जो स्टेट्स को भी रिक्वायरमेंट है इन लॉज की और सेंटर को भी रिक्वायरमेंट है, उनके ऊपर जो ये लॉज बनाने का काम है वो स्टेट और सेंट्रल दोनों अपने अपने ज्यूरिसडिक्शन के अंदर रह के ये बनाते हैं। कौन कौन से टॉपिक से देख लेते हैं, जैसे कि एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियंस, मैरिज, अडॉप्शन एंड सक्सेशन। मैरिज जैसे कि ये जो टॉपिक्स हैं जो हमने अंडरलाइन किए अभी, इनके ऊपर स्टेट अपने हिसाब से अपने इलाके के अंदर यानी एक स्टेट के अंदर और सेंटर अपने जो ज्यूरिसडिक्शन है उसके अंदर ये लॉ को बना सकते हैं अपने हिसाब से। जैसे कि मैं बता दूं, मैरिज के लिए जो ये लॉ है ये किया गया कि लड़के की उम्र 21 साल है और लड़की की उम्र 18 साल। ये जो एग्जाम्पल है वो इसी के अंदर आता है, जो मैरिज के ऊपर जो लॉ बना हुआ है वो इसी के अंदर आता है। अब जैसे एजुकेशन का ले लेते हैं अपन, एजुकेशन के अंदर मैं एक स्टेट है राजस्थान, उसका एग्जाम्पल लूँगा। अब सेंट्रल के अंदर जो एजुकेशन के लिए एक लॉ बनाया RTE, राइट टू एजुकेशन 2009 लॉ है, उसके अंदर अगर देखा जाए तो 1st to 8th फ्री एजुकेशन है, लड़का हो या लड़की। RTE के हिसाब से ये 8th तक का एजुकेशन फ्री है सेंटर पर। वही अगर राजस्थान के अंदर देखें, इसी साल ईयर 2023 के अंदर नए बजट के अंदर 2023 के अंदर उन्होंने इसी को 12th तक एक्सटेंड कर दिया, मतलब 12th तक फ्री एजुकेशन है गवर्नमेंट स्कूल्स में बच्चों के लिए। तो ये एजुकेशन के लिए स्टेट ने भी अपना अलग लॉ बनाया है और सेंटर ने भी अपना अलग लॉ बनाया है। तो ये कॉन्करेंट लिस्ट का टॉपिक है, इसके ऊपर स्टेट भी और गवर्नमेंट सेंट्रल जो है वो भी अपने लॉ बना सकती है। अगर इन लॉ के अंदर किसी भी तरीके का डिस्प्यूट होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई लॉ बनाया है, उसका टकराव अगर स्टेट गवर्नमेंट के किसी लॉ से अगर ऐसे टकराव होता है तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो लॉ है वही मान्य होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कह दिया ये होना चाहिए तो वो वही होगा अगर ऐसा डिस्प्यूट पैदा हुआ तो। कुछ ऐसे टॉपिक्स भी हैं जो ये कॉन्स्टिट्यूशन बना तब नहीं थे, ये जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तब इसके अंदर लिस्ट के अंदर ये नाम डाले गए थे। लेकिन कुछ टॉपिक्स है जैसे IT सेक्टर हो गया, IT हो गया, सॉफ्टवेयर वगैरह जो चीज़ें होगी, ये सब जो चीज़ें हैं ये सारी इंडिपेंडेंट होने के बाद हमारे पास आई है। तो इसके ऊपर लॉ कौन बनाएगा, ये क्वेश्चन था हमारे सामने। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये पहले से लिखा हुआ था कि अगर ऐसे कोई टॉपिक्स होते हैं उनके ऊपर लॉ बनाने का काम यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू लेजिस्लेट ऑन रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स। रेसिड्यूरी सब्जेक्ट मतलब जो बच गए टॉपिक्स है उनके ऊपर अगर कोई लेजिस्लेट या कानून बनाना हो तो उसकी पावर किसके पास है, यूनियन गवर्नमेंट के पास है। इसके बाद मैं आपको पिछले टॉपिक पर लेके चलूँगा जहाँ पर हमने फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म पढ़ा था। उसके अंदर हमने देखा था एक फीचर था कि अगर कोई फंडामेंटल प्रोविजन को चेंज करना है तो वन टियर ऑफ गवर्नमेंट कभी भी उसको चेंज नहीं कर सकती है। इसी को हम और थोड़ा डिस्क्रिप्टिव तरीके से पढ़ेंगे या थोड़ा और डिस्क्राइब करें तो कैसे होगा देख लेते हैं। दिस शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट इज बेसिक टू द स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये डिमांड करता है या इसकी ये नीड है कि कंपल्शन है कि ये नीड है कि जो ये पावर शेयरिंग हुई है ये होना ज़रूरी है। द शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट इज बेसिक टू द स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है कि पावर को शेयर किया जाए सेंट्रल और स्टेट के बीच में। इसी के साथ इट इज़ नॉट ईजी टू मेक चेंजेस टू दिस पावर शेयरिंग अरेंजमेंट। ये जो पावर शेयरिंग का जो अरेंजमेंट है किसको कितनी पावर देनी है इसके अंदर किसी भी तरीके से बदलाव जरूर नहीं कर सकते आप यूनिलेटरली, यानी एक टियर ऑफ गवर्नमेंट कभी भी ये बदलाव नहीं कर सकते और ईजी भी नहीं है इसके अंदर बदलाव करना। The judiciary plays an important role in overseeing the implementation of constitutional provision and procedures. जुडिशरी जो है, जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो के अंदर पावर शेयरिंग के अंदर जुडिशरी का मतलब बताया, जैसे कि जुडिशरी मतलब जो कोर्ट्स वगैरह होती है वो सब, अगर किसी भी तरीके से जो ये पावर शेयरिंग के अंदर कोई दिक्कत आती है या जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो प्रोविजन बने उसको इम्प्लीमेंटेशन में किसी भी तरीके की दिक्कत आती है तो जुडिशरी जो है, कोर्ट्स वगैरह जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप्स यहाँ पर लेती हैं। और इसी के स्टेप के साथ साथ ये भी देखते हैं किसी भी तरीके की गड़बड़ ना हो। ये जो चेंजेस की बात की है हमने, ये चेंजेस कैसे कर सकते हैं, प्रोविजंस कैसे चेंज कर सकते हैं, फंडामेंटल प्रोविजन कैसे चेंज कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर,
ये देखने के लिए आपको सबसे पहले ये ढांचा या स्ट्रक्चर चेक करना पड़ेगा कि इंडिया के अंदर किस तरीके से दो ढांचे बने हुए हैं, सेंट्रल पर और स्टेट पर। मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, आगे के चैप्टर्स में आपके अंदर और डीप में आएगा, लेकिन अभी समझाने के लिए मैं थोड़ा बहुत समझा देता हूँ। सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके पास दो लेजिस्लेटिव हाउस है, मतलब लेजिस्लेटिव हाउस ना कहकर हम संसद कह देते हैं हिंदी में, मतलब कानून बनाने के दो हाउस है वहाँ पर। एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा, और सेंट्रल के अलावा एक होता है अपने पास स्टेट। स्टेट के अंदर भी दो होते हैं, लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यूँ कहता है कि जो काउंसिल है, एक विधान परिषद है, वो बनाना कंपलसरी नहीं है, आप चाहो तो बना सकते हो, नहीं तो नहीं बना सकते हो, मतलब मिनिमम एक ही है वहाँ पर विधानसभा, हिंदी में इसे विधानसभा कहते हैं। अब कोई भी चेंज करने के लिए इनके पास से परमिशन लेना ज़रूरी है। इसके अंदर कौन लोग बैठते हैं, एलएस और आरएस के अंदर, एलएस मतलब लोकसभा, आरएस मतलब राज्यसभा, ये वो लोग बैठते हैं जो आपने इलेक्शन करवाए हैं वहाँ पर, और वहाँ पर आपने जिन्हें वोट दिया है वो जीत कर यहाँ पर ही बैठते हैं। अब एक ये जो चीज़ें हैं, जो फंडामेंटल प्रोविजंस है, उसको चेंज करने हैं तो किस तरीके से चेंज करना पड़ेगा। सबसे पहले एक बिल, जिसके अंदर वो चीज़, बिल यानी एक कागज़ समझ लीजिए आप, जिसके अंदर वो चीज़ें लिखी होंगी कि ये चेंज करना है, वो सबसे पहले इन दोनों हाउस में से किसी एक के अंदर लाना होगा। ला कर यहाँ पर अगर मान लो 99 लोग बैठे हैं तो 66 अप्रूव करने ज़रूर है, 66 कहेंगे कि हाँ भाई हमें मंजूर है। उसी के बाद अगर ये लोकसभा के अंदर आया तो राज्यसभा के पास जाएगा, राज्यसभा के अंदर आकर अप्रूव हुआ तो लोकसभा में जाएगा, किसी भी एक हाउस के अंदर पास होकर दूसरे में जाएगा। वहाँ पर भी अगर 99 लोग हैं तो वहाँ पर भी 66 को अप्रूव करना ज़रूरी है। 66 और 99 क्यों कह रहा हूँ, इसको मैं फ्रैक्शन के रूप में ले लेता हूँ। 2/3 ऑफ बोथ द हाउसेज, ऑफ बोथ द हाउसेज, मतलब ये जो हाउसेज हैं दोनों, उसका 2/3 को अप्रूव करना ज़रूरी है। अगर ये अप्रूव करेंगे, और इसी के साथ साथ यहाँ पर ये बात ख़त्म नहीं होती। अब मान लीजिए अगर 10 स्टेट्स हैं इंडिया के अंदर, अगर 10 स्टेट्स हैं तो इसके अंदर 5 जो स्टेट्स हैं उसकी जो विधानसभा है, जो विधानसभा है स्टेट्स के अंदर जो कानून बनाने का काम करती है, अगर 5 भी अगर अप्रूव कर दे, 5 भी अगर अप्रूव कर दें तब जाकर ये लॉ चेंज होगा। मतलब इसको मैं सिंपली डिस्क्राइब करूं तो अभी आपको समझा देता हूं मैं 2 मिनट में। 2/3 ऑफ बोथ द हाउसेस, ये तो हो गई सेंटर की बात, प्लस जो विधानसभा, जो स्टेट के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, वो अगर हाफ ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज अप्रूवल, अगर ये हो जाता है तब जाकर आप इसके अंदर कोई चेंज कर सकते हैं। मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ, 2/3 ऑफ बोथ द हाउसेस एट सेंटर, और उसी के साथ हाफ ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट्स। मतलब अगर मान लीजिए 28 स्टेट्स हैं तो 14 का हाँ कहना बहुत ज़रूरी है कि भाई हाँ आप ये चेंज कर सकते हो, तब जाकर इनके अंदर चेंज हो सकते हैं। इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट अबाउट द डिवीजन ऑफ पावर्स, ये जुडिशरी की बात कर लेते हैं अपन। जुडिशरी के अंदर किसी प्रकार का कोई डिस्प्यूट वगैरह पैदा होता है तो हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट मेक्स अ डिसीजन। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर डिसीजन में बना सकते हैं कि इस तरीके से काम होना चाहिए या ये गलत है। इसके बाद हम आगे चलते, ये तो हमने पढ़ लिया किस तरीके से चेंज, वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट कैन नॉट चेंज एनी ऑफ दी प्रोविजंस और एनी लॉ। अब फेडरलिज्म की अपन बात कर रहे हैं, हमने पहले ही फीचर पढ़ रखा है फेडरलिज्म का कि जो हमारी जो फेडरेशन है, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, उसके अंदर जो पावर्स हैं वो बराबर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई है। जो स्टेट्स होते हैं उनके पास इक्वल पावर नहीं होती, जैसा कि कमिंग टुगेदर फेडरेशन के पास होती है। अब इसी के साथ अगर हम देखें, कुछ स्टेट्स हैं वहाँ पर हमने वो भी बताया था कुछ के पास स्पेशल पावर्स होती हैं। अब वो स्पेशल पावर्स क्या है, उससे पहले मैं चाहता हूँ आप ये स्क्रीनशॉट ले लें, मैं इसको बाद में और अच्छे से डिस्क्राइब कर दूंगा। पहले भी मैंने बता दिया लेकिन एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन हम फॉलो करते हैं, उसके अंदर स्टेट्स के पास अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स होता है, लेकिन साथ ही में कुछ स्टेट्स ऐसे होते हैं जिनका जोग्राफिकल कंडीशन कुछ अलग होती है, उनकी लैंड की जो अलग क्वालिटी होती है, विशेषता होती है, उसकी वजह से उनको स्पेशल पावर्स दी जाती है ताकि वो अच्छी तरीके से उन चीज़ों को मैनेज कर सके। वैसे ही कुछ चीज़ें इंडिया के अंदर भी हैं, जैसे कि ऑल स्टेट्स इन इंडियन यूनियन डू नॉट हैव आइडेंटिकल पावर्स,
बिकॉज ऑफ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। वही बात जो मैंने आपसे अभी कही कि होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन की वजह से आइडेंटिकल पावर्स किसी भी स्टेट के पास नहीं है। लेकिन स्टेट सच एज असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम एंजॉय स्पेशल पावर्स अंडर सर्टेन प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से आर्टिकल 371 जो आर्टिकल 371 है उसके अंडर ये जो स्पेशल पावर्स ये पाते हैं, स्पेशल पावर्स इनके पास है ड्यू टू देयर पेक्यूलियर यानी असामान्य, पेक्यूलियर का मतलब असामान्य, पेक्यूलियर का मतलब होता है असामान्य, नॉट नॉर्मल, असामान्य का मतलब बाकी राज्यों के हिसाब से यहाँ पर कुछ असामान्य चीज़ें हैं। देखिए आप देख सकते हैं ईस्ट इंडिया की कंट्रीज़ हैं, यहाँ पर पहाड़ हैं, बहुत सारी ग्रीनरीज है, इन सब के हिसाब से ये डाइवर्सिटी में रीच है, ये कंट्री स्टेट्स हैं, डाइवर्सिटी में भी रीच है। तो इन सब की रक्षा के लिए इनको स्पेशल पावर्स दी गई हैं जिससे कि यहाँ पर जो गवर्नेंस किया जा सके वो अच्छी तरीके से किया जा सके, मैनेजमेंट जो किया जा सके अच्छी तरीके से किया जा सके। अब ये स्पेशल पावर्स क्या क्या हैं वो देख लेते हैं। These special powers are specially enjoyed in the relation to the protection of land rights of indigenous people। यहाँ पर जो इंडिजीनियस पीपल है, अविभाज्य जनजाति, मतलब जो एक ही जगह रहती है, वहाँ पर ये लैंड प्रोटेक्शन, उनकी लैंड को जो प्रोटेक्ट किया जाता है उस तरीके की जो स्पेशल पावर्स हैं। मतलब अविभाज्य जनजाति मतलब ये विभाज्य नहीं होती, ये एक ही जगह पर रहती है। अगर इनकी लैंड कोई ले लेगा तो ये जो अविभाज्य है वो विभाज्य हो जाएंगे। तो ये जो स्पेशल पावर्स है वो इनके पास है। उनके पास देयर कल्चर एंड ऑल्सो प्रिफरेंशियल एम्प्लॉयमेंट इन देयर गवर्नमेंट सर्विसेज। गवर्नमेंट सर्विसेज अब ये अलग से पूरा इंडिया के अंदर, ईस्ट इंडिया के अंदर जब जाएंगे आगे तो वहाँ पर पूरा अलग तरीके से बना हुआ है। पूरी वहाँ पर ये ग्रीनरी है, ठंड है, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं, पहाड़ हैं। तो वहाँ के जो लोग हैं वो कहीं और एडजस्ट नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो पहले से ही इंडिजीनियस पीपल मतलब अविभाज्य जनजाति है। वहाँ पर लोग वहाँ पर अलग तरीके से रहते हैं, ट्राइब्स रहते हैं वहाँ पर, तो वो चीज़ों को इतनी जल्दी समझ नहीं पाते, वो अपनी कल्चर के प्रति ज़्यादा भावुक होते हैं। तो वहाँ पर जो गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह होती है उनको यहाँ पर उनके अच्छे के लिए यहाँ पर उनको प्रेफरेंशियल दिया जाता है, मतलब प्रायोरिटी दी जाती है कि वो वहाँ पर जॉब जो होगी उनके अंदर सबसे पहली प्रायोरिटी इनको दी जाएगी, बाद में दूसरे स्टेट वालों को दी जाएगी, जिससे कि वो वहाँ के लोग वहाँ पर ही अपॉइंट हो और अपनी ही डाइवर्सिटी की प्रोटेक्शन करें। साथ ही जो बाहर के जो स्टेट्स के जो लोग हैं वो यहाँ पर आकर अपनी जगह नहीं खरीद सकते, लेकिन यहाँ के लोग वहाँ जगह खरीद सकते हैं। लेकिन जो दूसरे स्टेट जैसे यूपी हो गया, बिहार हो गया, यहाँ के जो लोग हैं वो वहाँ जाकर कोई भी जगह नहीं ले सकते क्योंकि इनके पास अपना खुद के राइट्स हैं। प्रोटेक्शन ऑफ लैंड राइट्स जो हैं ये स्पेशल पावर्स हैं इनके पास। एग्जाम्पल के हिसाब से देखें तो नागालैंड का एक एग्जाम्पल है मेरे पास। नागालैंड ईस्ट इंडिया की एक स्टेट है। द नागाज, यहाँ के जो लोग हैं उनको नागाज कहते हैं, हैव रीच कल्चर हेरिटेज। जो कल्चर की हेरिटेज है मतलब जो विरासती जो वहाँ की संस्कृति है वो बहुत रीच है, मतलब बहुत बड़ी है, रीच है अपने आप में, विद डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, बहुत सारी अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, कस्टम्स है, रीति रिवाज है, परंपराएं हैं। आर्टिकल 371A प्रोवाइड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ दिस ट्रेडिशन। जो आर्टिकल 371 है वो इनको एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है, जो स्पेशल पावर है इनके पास वो इनको देता है कि आपको ये ट्रेडिशन प्रोटेक्ट करने का पूरा राइट और प्रैक्टिसेस मतलब प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड एंश्योर दैट द स्टेट लेजिस्लेटर कैन नॉट मेक लॉज दैट अफेक्ट द नागा कस्टमरी लॉ एंड प्रोसीजर विदाउट द गवर्नेंस अप्रूवल। मतलब ये कह रहा है कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली है यहाँ की वो तुरंत फैसले नहीं ले सकती यहाँ पर कि हम ये चेंज कर देंगे, उससे पहले इनको गवर्नर जो है यहाँ का उसकी परमिशन लेनी पड़नी बहुत ज़रूरी है। वो अपने हिसाब से यहाँ पर किसी भी ट्रेडिशन को चेंज करने चाहे तो वो नहीं कर सकता है, ये इनकी स्पेशल पावर्स है। बाकी राज्यों के अंदर ये नहीं होता, लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर जो फैसला लिया गया है वो मान्य होता है, लेकिन यहाँ पर जो गवर्नर है उसका अप्रूवल लेना बहुत ज़रूरी है। यही इनकी स्पेशल पावर्स है। दिस हेल्प्स टू प्रिजर्व द यूनिक आइडेंटिटी। अब आपको पता है इंडिया एक देश है जहाँ विविधताओं का सम्मान होता है, तो अपने आप में जो असम है, जो ये नागालैंड है, अपनी खुद की यहाँ पर जो यूनिक आइडेंटिटी है, ग्रीनरी वगैरह है, पहाड़ है, ट्राइब्स हैं, ये इनकी अलग से पहचान है। तो इनको जो आइडेंटिटी देता है उसको प्रिजर्व करता है, संभाल कर रखता है ऑफ द नागाज एंड प्रमोट्स द रिकग्निशन ऑफ देयर कल्चर। मतलब इनके कल्चर को वो पहचान भी देता है। ये स्पेशल पावर्स है। और एक और चीज़ है, कुछ जगह ऐसी है इंडिया के अंदर जो ना तो इतनी बड़ी हैं कि उन्हें स्टेट का दर्जा दिया जा सके, साथ ही ना ही इतनी छोटी हैं कि उन्हें किसी स्टेट के अंदर मिला दिया जा सके। सॉरी, फंबल हो रहा है थोड़ा थोड़ा। लेकिन ये जो कुछ यूनिट्स हैं
वो उनका जो कल्चर है, उनका जो डाइवर्सिटी है वो थोड़ी अलग है, किसी स्टेट के अंदर इसको मिलाया नहीं जा सकता। तो इसके लिए क्या प्रोविजंस है? सम यूनिट विद लेस पावर, इनके पास पावर लेस होती है। अब इसके बारे में थोड़ा डीप से पढ़ेंगे, उससे पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं थोड़ा इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में मैं इसको और डीप से समझा दूंगा आपको। सम यूनिट्स विद लेस पावर, कुछ यूनिट जो लेस पावर के साथ होती है। मैंने अभी आपको बताया कि इतनी छोटी होती है, किसी स्टेट के साथ नहीं मिलाया जा सकता, क्योंकि इनका जो कल्चर होता है वो उनसे थोड़ा अलग होता है। ना ही इतनी बड़ी यूनिट्स होती है कि इन्हें एक स्टेट का दर्जा दिया जा सके। तो इनके लिए क्या प्रोविजंस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, मैं पढ़ लेता हूँ आपके सामने। देयर इज ए एरिया विच आर टू स्मॉल टू बिकम एन इंडिपेंडेंट स्टेट्स बट विच कुड नॉट बी मर्ज्ड विद एनी ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट्स। वही जो मैंने अभी आपको बताया, स्मॉल एरियाज वगैरह। दीज आर लाइक, ये कौन कौन से हैं? जैसे कि चंडीगढ़, पंजाब की जो कैपिटल है, हरियाणा की जो कैपिटल है चंडीगढ़, वो लक्षद्वीप आइलैंड है एक, कैपिटल सिटी ऑफ दिल्ली, दिल्ली की जो कैपिटल सिटी है वो, आर कॉल्ड यूनियन टेरिटरीज। इन्हीं को यूनियन टेरिटरीज कहा गया है। यूनियन मतलब केंद्र के अंदर जो शासित प्रदेश होते हैं, केंद्र द्वारा जो शासित होते हैं, जो इसके अंदर सारे फैसले होते हैं वो केंद्र लेती है। दिस टेरिटरीज डू नॉट हैव द पावर्स ऑफ ए स्टेट। स्टेट के पास जो पावर्स होती हैं वो इनके पास नहीं होती। जैसे स्टेट के अंदर विधानसभा, जैसे आपको बताया, हर एक स्टेट के अंदर विधानसभा ना कहते होंगे, कोई और कहते होंगे, लेकिन ये जो चीज़ें होती है वो इनके अंदर नहीं होती। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ स्पेशल पावर्स इन रनिंग दिस एरियाज। इन एरियाज़ को रन करने के लिए स्पेशल पावर्स होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। और ये जो स्टेट्स, जो एरिया हैं, उनको ही कहते हैं यूनियन टेरिटरीज, यूटीज कहते हैं। लेक्चर यहाँ आपका ख़त्म होता है, लेकिन इसके बाद वाली जो चीज़ें हैं, हाउ फेडरलिज्म इज प्रैक्टिस्ड इन इंडिया, ये बहुत ही शानदार टॉपिक आने वाला है आपके सामने, किस तरीके से इंडिया के अंदर फेडरलिज्म को प्रैक्टिस किया जाता है। तो अभी के लिए थैंक यू, अगली वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।